वेलकम क्लास। स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 13 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने स्टार्ट किया था। इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे उससे ही, और आज के सेशन में टॉपिक होगा हमारा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज्ड टू नो वेदर और नॉट अ गिवन सेट ऑफ डेटा फॉलोज अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेस्ट के जरिए हमें चेक करना होता है कि जो भी डेटा हमें गिवन है उसने फॉलो किया है स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को या नहीं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर यानी काई स्क्वायर का फॉर्मूला। ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और फिर इस कॉलम का सम लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओ का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये आपको सवाल में गिवन होगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, ये आप कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके। और यहाँ पर के कैटेगरीज ऑफ क्लासेस और सेल्स डिफाइन किया हुआ है, ये हम यूज़ करते हैं जब हम टेबल वैल्यू काई स्क्वायर की कैलकुलेट करते हैं, सर्च करते हैं, उस वक्त जो है वो हम यूज़ करते हैं के। तो क्लास ये है फॉर्मूला काई स्क्वायर का जब हमें यूज़ करना होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए। If the observed frequencies are close to the corresponding expected frequencies, the chi-square यानी x-square value will be small, indicating a good fit. A good fit leads to the acceptance of H node. क्या बात हो रही है कि हम किस वक्त एक्सेप्ट करते हैं और किस वक्त रिजेक्ट करते हैं H node को यानी नल हाइपोथेसिस को। अगर हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्लोज होती है, करीब तर होती है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के, और हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आती है, तो जो टेस्ट हम कर रहे होते हैं वो गुड फिट होता है। और अगर गुड फिट टेस्ट हो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल हो, तो हम कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लें हम एच नोट को, जो बात एच नोट में कही गई है वो दुरुस्त है और उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके अपोजिट अगर हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज डिफर होती है, बिल्कुल डिफरेंट है या ज़्यादा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के करीब तक नहीं आ रही हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, और ये इंडिकेटिंग है किस बात की, अलामत है इस बात की कि ये जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो बैड फिट है। और जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफर हो, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। तो ये रूल था एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का। एच नोट कब एक्सेप्ट होगा और कब रिजेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल रीजन की। द क्रिटिकल रीजन विल देयरफॉर फॉल इन दी राइट टेल ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा राइट टेल जो है वो ग्राफ बन रहा होता है, राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विथ रीड न्यू, इसे हम न्यू रीड करते हैं। Degree of freedom, we find the critical value x square from the table enclosed in book page number 565। कह रहे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम यूज़ करते हैं और काई स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू जो है वो हम सर्च करते हैं बुक में पेज नंबर 565 पर टेबल गिवन है, वहाँ से हम सर्च करते हैं एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू। इसके अलावा एग्जाम के लिहाज से अगर बात करूँ तो एग्जाम में टेबल गिवन होता है या फिर एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू दी हुई होती है। ये रहा इसका जो है वो ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है इसकी। इसका ग्राफ हमेशा राइट टेल मूव करता है और राइट टेल ग्राफ बन रहा होता है। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, लेस देन नहीं आता, हमेशा जो है वो राइट टेल की बात हो रही है और मोर देन की बात हो रही होती है। आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो वन साइड बनता है, राइट टेल ग्राफ बनता है। अब सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ डाई टॉस 180 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट। एक डाई को टॉस किया गया 180 टाइम और रिजल्ट कुछ यूँ आए हमारे पास। डॉट्स ऑन दी डाई, डाई पर डॉट जो थे वो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स थे। फ्रीक्वेंसीज, एक जो आया वो 28 दफ़ा आया, 2 जो है वो 36, 3 जो है वो 36, 4 30 5 27 और 6 की फ्रीक्वेंसी 23 है। ये रिजल्ट हमारे पास आए। अब करना क्या है, इज दिस अ फेयर डाई, हमें चेक करना है कि जो डाई हमने टॉस किया है ये फेयर है या नहीं। अब ये सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पर हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा जो डाई है वो फेयर है या नहीं है। हमने एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है और उसके ज़रिए एक्सेप्ट करना है कि डाई जो है, या रिजेक्ट करना है कि डाई फेयर है या नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हमें पूरा जो है वो प्रोसीजर को हाइपोथेसिस के फॉलो करना पड़ेगा। कह रहे हैं यूज़ कीजिए अल्फा 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चलते हैं सोल्यूशन पर। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस एच नोट द डाई इज फेयर। सेंटेंस की फॉर्म में हमने लिख दिया कि एच नोट क्या है, द डाई इज फेयर, डाई जो है हमारे पास वो फेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ये एच नोट बन गया। अब जब एच नोट ये बन गया तो इसका अपोजिट अल्टरनेटिव जो होता है वो एच वन कहलाता है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डाई फेयर है तो सेकंड वाले में अल्टरनेटिव में हम कहेंगे
कि डाई हमारे पास फेयर नहीं है, द डाई इज नॉट फेयर, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये बात हो गई नल हाइपोथेसिस की और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप की। अल्फा सवाल में गिवन था 0.01। टेस्ट कौन सा करेंगे, इस दिस फेयर डाई, ये बात हो रही थी तो हमने कहा यहाँ पर का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सवाल में गिवन थी, उसे यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कॉलम क्रिएट करेंगे, सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। एक्स नंबर ऑफ डॉट डाई पर गिवन थे 1 2 3 4 5 6, इसे ऐसे ही ले लिया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1 आने के चांसेस डाई पर 1 डिवाइड बाय 6 होते हैं, 2 आने के चांसेस 1 डिवाइड बाय 6 होते हैं। ये हम जानते हैं कि 1 आने के चांसेस एक डाई पर 1 डिवाइड बाय 6 है। कोई भी स्पेसिफिक एक नंबर आने के चांसेस जो है वो 1 डिवाइड बाय 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का कॉलम खुद हमने रेडी कर लिया यहाँ पर कि 1 के चांसेस 1 डिवाइड बाय 6, 2 के 1 डिवाइड बाय 6, 3 के भी 1 डिवाइड बाय 6, तरह 4 5 और 6 के भी चांसेस जो है वो 1 डिवाइड बाय 6 हैं। इस कॉलम का जब हम सम लेंगे तो वो 1 आएगा। अच्छा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सवाल में जो कंडीशन गिवन थी हमें कि 1 की फ्रीक्वेंसी 28 है, तो वो 28 हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जो कि ऑब्जर्व करके जो है वो दी गई है। 1 28 था, 2 36, 3 36, 4 30, 5 27, 6 23। जब इस कॉलम का सम लिया तो वो 180 आ रहा है। ये क्लास सवाल में गिवन था, हमने इसे ऐसे ही यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसके सम को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे क्या, ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। करना क्या होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम आया है 180, इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रोबेबिलिटी से। 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 1 के लिए 30। दूसरा 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, दूसरी भी हमारे पास आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 के लिए 30। क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर है 1 डिवाइड बाय 6, हर एक नंबर आने के चांसेस 1 डिवाइड बाय 6 हैं, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हर नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 के लिए 30 ही रहेगी। बस हम जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो रेडी हो जाता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अभी यहाँ अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें आगे मजीद काम करना है। ई ओ जो है वो सवाल में गिवन था, ई हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की हेल्प से और प्रोबेबिलिटी की हेल्प से क्रिएट कर लिया, जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इस ओ और ई को यूज करके हमें एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। और का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ओ माइनस ई, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास 28 है, 28 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 30, इन दोनों का स्क्वायर माइनस करवाने के बाद और फिर डिवाइड बाय 30, तो आंसर आ गया 0.13। सेकंड पर चलते हैं, 36 माइनस 30, आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर देन डिवाइड बाय 30, तो आंसर आ गया 1.20। थर्ड देख लेते हैं, 36 माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30, 1.20। फिर 30 माइनस 30, यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी 30 है, फिर इसका स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाय 30 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह तमाम वैल्यूज का अगली 27 23 को भी इसी तरह ऑब्जर्व और को माइनस करवाएंगे एक्सपेक्टेड से और फिर इसका स्क्वायर लेके डिवाइड करवा देंगे एक्सपेक्टेड से, तो रेडी हो जाएगा आपका 27 के लिए 0.30 वैल्यू आ गई, 23 के लिए 1.63 वैल्यू आ गई। जब इस कॉलम को हमने सम किया, इन तमाम वैल्यूज को प्लस किया, फिर हमें सम चाहिए होता है, ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसका सम चाहिए था हमें एक्स स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास आ गया इन तमाम वैल्यूज को प्लस करने पर 4.46। ये वैल्यू जो हमारे पास आई है वो एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कहला रही है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसे हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू के लिए हम जो है वो जाते हैं क्रिटिकल रीजन पर। क्रिटिकल रीजन हमने यहाँ पर कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू जो था हमारे पास 6-1 था। ये 6 कहाँ से आया, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ कैटेगरीज, तो यहाँ पर डॉट पर जो सेल्स थे हमारे पास, जो नंबर्स थे वो 6 थे, तो 6 से हमने माइनस करवा दिया 1 को डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो आ गया हमारे पास 5। 5 को हम चेक करेंगे टेबल में जाकर, का स्क्वायर के टेबल में जाकर हमने देखा कि न्यू में 5 कहाँ आ रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन था 0.01, इसको भी हमने चेक किया टेबल में। 5 को हम चेक करेंगे वर्टिकल फॉर्म में कि 5 कहाँ है, और 0.01 को हम चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू 15.09।
15.09 हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर की का स्क्वायर की टेबल वैल्यू। अब चलते हैं हम अगले स्टेप पर, कंक्लूजन। Since calculated value of chi-square falls in acceptance region, therefore we accept H node। क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो करीब तर है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो करीब तर है, और हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ आ रही है इसकी एक्स स्क्वायर की एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। इसलिए हमने कहा कि हम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे और कंक्लूड ये करेंगे कि डाई इज फेयर। एच नोट में ही बात कही गई थी कि डाई फेयर है, तो हमने कहा कि बिल्कुल डाई फेयर है। हमने प्रॉपर टेस्ट किया इसका, डाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया और हमने ये बात प्रूव की कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, और हमारी एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है हमारी एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू से। जब भी टेबल वैल्यू से छोटी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्लास इस तरह सॉल्व होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का। अगर कोई क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। A fire department record in a city showed that the last 350 fires were distributed according to day of the week as follows: Monday 35, Tuesday 35, Wednesday 45, Thursday 40, Friday 65, Saturday 75, Sunday 55. Test the hypothesis that fires are uniformly distributed throughout the week. Use alpha 0.01। हमें चेक करना है कि फाइल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, और अल्फा यूज करना है 0.05। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहला पॉइंट एच नोट, नल हाइपोथेसिस, फाइल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वीक। इसका अल्टरनेटिव, इसकी उलट बात H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फाइल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वीक। अल्फा हमने यूज करना है 0.01, और हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और फिर इस कॉलम का हमें सम लेना होता है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो गिवन थी, फाइल की डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ यूँ थी 35, 35, 45, 40, 65, 75, 55। ये सवाल में गिवन था। सवाल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं आपको, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी पर, चांसेस कितने हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 डेज हैं, तो हर एक डे को डिवाइड करवा देंगे हम 7 से, तो आ जाएंगे 1 डे के चांसेस। मंडे के लिए हमने यही किया 1 डिवाइड बाय 7। 7 क्यों? क्योंकि टोटल डेज हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 1 डिवाइड बाय 7 किया। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डाई में 6 नंबर थे, इसलिए 1 डिवाइड बाय 6 किया था। तो अब 1 डिवाइड बाय 7 चांसेस मंडे के लिए, 1 डिवाइड बाय 7 ट्यूसडे के लिए, 1 डिवाइड बाय 7 वेडनेसडे, 1 डिवाइड बाय 7 थर्सडे, 1 डिवाइड बाय 7 फ्राइडे, 1 डिवाइड बाय 7 सैटरडे, और 1 डिवाइड बाय 7 संडे। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस कैलकुलेट कर लिए। चांसेस और फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टोटल को करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा रेडी हो जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमने सम निकाला, सम कैलकुलेट किया, तो वो आया 350। इस 350 को मल्टीप्लाई करवाया हमने प्रोबेबिलिटी से 1 डिवाइड बाय 7 से, तो आ गई वैल्यू 50। 350 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 7, सेकंड के लिए भी 50, 350 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, तो थर्ड डे के लिए भी हमारे पास 50 आ गए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सेम है, 1 डिवाइड बाय 7 है, और टोटल नंबर भी हमारे पास जो है वो 350 है, तो तमाम जो हमारी डेज हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 ही रहेगी। तमाम वैल्यूज, तमाम के लिए जो सेम वैल्यू आ गई हमारे पास 50 हर एक डे के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया हमने, फॉर्मूले में पुट किया। पहले 35 माइनस 50 माइनस करवा के इसका स्क्वायर लिया, देन डिवाइड बाय 50, तो आंसर आ गया 4.5। सेम ऐसे ही 35 माइनस 50 जो आंसर आया उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 50, तो आंसर 4.5। इस तरह तमाम वैल्यूज़ को ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर के पाई स्क्वायर के पुट करते जाएंगे, और हमारा ये वाला कॉलम रेडी हो जाएगा। 4.5, 4.5, 0.5, 2.0, 4.5, 12.5 और 0.5। जब इस कॉलम का हम सम लेंगे, तो सम क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के लिए जब हमने टेस्ट किया है वहाँ पर इस कॉलम का सम रिक्वायर्ड होता है, ताकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रेडी हो जाए। तो हमने इस तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया, तो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29.0। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहला रही है, जो हमने फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट की है। इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना होता है जो है वो अपनी टेबल वैल्यू,
चलिए अब हम आगे चलते हैं क्रिटिकल रीजन पर। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो है क्या किया हमने के यानी कैटेगरीज ऑफ सेल्स जो है हमारे पास कैटेगरी या फिर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 7 है, नंबर ऑफ डेज जो थे वो 7 थे, 7 से माइनस करवाना पड़ता है 1 हमें, क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है k-1 या n-1। तो 7 नंबर ऑफ डेज -1 तो आ गया 6, इस 6 को हम चेक करेंगे न्यू में। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 था, क्योंकि राइट टेल टेस्ट है इसलिए ये 0.01 ही रहेगा। 0.01 को हमने टेबल में जाकर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखा और 6 को वर्टिकल फॉर्म में देखा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की टेबल वैल्यू आ गई 16.81, ये आ गई टेबल वैल्यू। और इससे पहले 29 पॉइंट समथिंग जो थी हमारे पास वो थी कैलकुलेटेड वैल्यू। कंपेयर किया हमने, तो हमने कहा सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉल्स इन अ क्रिटिकल रीजन, जो हमारी एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है 29 है, वो ज़्यादा है हमारी एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू से। इसलिए हमने कहा कि हमारी जो टेबल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी, वो लाई कर रही है कहाँ पर, क्रिटिकल रीजन में। इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे एस नोट को, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी है काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से, जो हमारी कैलकुलेट करने पर वैल्यू आई थी, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया इस नोट को। एंड कंक्लूड दैट द फाइल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वीक। और हमने इस नोट को रिजेक्ट कर लिया, तो H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा कि भाई जो फाइल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस तरह कंपेयर करके हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्लास ये थी बात गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसके बाद अगले टेस्ट पर चलते हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होता है या फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। A contingency table is defined as two-way table in which frequencies of various categories of two attributes or factors are classified in rows and columns. कॉन्टिजेंसी टेबल जो होता है वो टू वे टेबल होता है, जहाँ पर फ्रिक्वेंसीज गिवन होती हैं, हमें टू एट्रीब्यूट गिवन होते हैं, दो जो है वो क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होती हैं, और हम चेक करते हैं डिपेंडेंसी कि एक जो एट्रीब्यूट है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। दो फैक्टर्स गिवन होते हैं और फैक्टर्स की डिपेंडेंसी को हम चेक करते हैं कि अदर एक फैक्टर जो है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक कर रहे होते हैं, इसलिए इसको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। आ टेबल आर नंबर ऑफ रॉज, जो टेबल हमारे पास गिवन होता है कॉन्टिजेंसी टेबल, उसमें आर मतलब होता है नंबर ऑफ रॉज एंड सी नंबर ऑफ कॉलम, इज कॉल्ड एज आर मल्टीप्लाई सी कॉन्टिजेंसी टेबल। इसमें रॉज गिवन होती हैं, कॉलम गिवन होता है, इसको कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। और इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर एक जो है वो यूज़ होगा OIJ। ओ मतलब तो हमने कहा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, आई का मतलब होता है रॉ और जे का मतलब होता है कॉलम। आर आई मतलब होता है रॉ का टोटल, आई मतलब कोई भी नंबर आप लगा रहे हैं, फर्स्ट रॉ का टोटल, सेकंड रॉ का टोटल, तो ये टोटल ऑफ ith रॉ। और सी जे मतलब सी मतलब जो है वो कॉलम था, और जे मतलब टोटल, कॉलम का टोटल। कौन से कॉलम का टोटल, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम होगा कि वन फर्स्ट कॉलम का टोटल है, सेकंड कॉलम का टोटल है। यहाँ पर बात हो रही है कॉलम के टोटल की। आर आई R1 मतलब फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रॉ का टोटल, R2 सेकंड रॉ का टोटल, R3 थर्ड रॉ का टोटल, ऐसे ही C1 फर्स्ट कॉलम का टोटल, C2 सेकंड कॉलम का टोटल। तो नंबर लगता जाएगा इस J और I की प्लेस पर, और टोटल होगा R मतलब रॉ का और टोटल C मतलब कॉलम का। O मतलब ऑब्जर्व, I मतलब रॉ, J मतलब कॉलम। जी मतलब यहाँ पर है ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जी मतलब है तमाम फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसका टोटल। हमें ये जो टर्म यहाँ पर डिफाइन की गई हैं इनको याद रखना होगा ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। अब चलते हैं आगे, क्रिटिकल वैल्यू इसमें डिफाइन की गई है। क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन यूजिंग द काई स्क्वायर टेबल विद द एंटायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर भी हम जो है वो वन टेल टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट साइड टेस्ट कर रहे होते हैं। स्क्वायर काई स्क्वायर का फॉर्मूला ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिटरमाइन फ्रॉम द कैलकुलेशन R-1। जब हम टेबल वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह होती है कि रॉ जितने भी नंबर्स गिवन थे उसे माइनस करवाओ 1, मल्टीप्लाई कॉलम से माइनस करवाया 1, तो नंबर ऑफ रॉ माइनस 1 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू। अब यहाँ ये बात समझ ना आई हो तो जब इसका सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पर ये जो पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है वो ये डिफाइन कर रहा है कि जब भी हम एक्स स्क्वायर की कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी के लिए टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर हम R-1 मल्टीप्लाई C-1 यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पर चलते हैं। 1600 families were selected at random in a city to test the belief that high-income families send their children to private schools and low-income families often send their children to government schools.
1600 फैमिलीज जो है वो सेलेक्ट की गई हैं एक सिटी में से, और ये टेस्ट करने के लिए कि हाई इनकम फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो भेजती हैं प्राइवेट स्कूल में। जिन फैमिलीज की इनकम हाई है वो अपने बच्चों को पसंद करते हैं प्राइवेट स्कूल में भेजना, और जो लो इनकम पर्सन हैं, लो इनकम फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किए गए। बेसिकली हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर इनकम हाई हो तो क्या प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और अगर इनकम लो हो तो क्या जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। क्या इनकम डिपेंड कर रही है कि सिलेक्शन करें हम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की। देखिए यहाँ पर दो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, इनकम और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल। हाई इनकम, लो इनकम, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, दो कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, दो एट्रीब्यूट दे दिए, और हमें यहाँ पर इस चीज़ को चेक करना है कि इनकम पर स्कूल में भेजना डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्ट वेदर इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स आर इंडिपेंडेंट। कह रहे हैं कि ये चेक कीजिए कि इनकम और टाइप ऑफ स्कूल क्या इंडिपेंडेंट है, क्या एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है हमें 0.05। तो ये सवाल समझते ही हमें फौरन जहन में आ गया कि यहाँ पर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, या फिर जो है वो कॉन्टिजेंसी टेबल है यहाँ पर, और इसके लिए हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये रहा हमारे पास चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है इनकम और स्कूल। इनकम प्राइवेट, इनकम लो है और हाई है, स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट। क्वांटिटी दी है कि कितनी फैमिलीज कितने अपने जो बच्चों को जो है वो भेज रही हैं प्राइवेट स्कूल में, और कितनी जो है वो हाई इनकम लो इनकम फैमिलीज भेज रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में। 429,162 सम इस कॉलम का निकाल लिया तो 656 आ गया। गवर्नमेंट का जब 506 था, 438 था, इस कॉलम का सम लिया तो 944 आ गया। रो का हमने टोटल लिया तो 1000 आया फर्स्ट वाली रो का, और सेकंड रो का टोटल आ गया हमारे पास 60। इस चार्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रो और कॉलम में। देखें ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये वाला कॉलम सेकंड कॉलम। रो की अगर बात करें, ये वाली रो फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है हमारे पास। तो यहाँ पर दो ही रो हैं और दो ही कॉलम हैं। टोटल की अगर बात करें, ग्रैंड टोटल जो जी की टर्म में यूज होगा वो है हमारे पास 1600। ड्रॉ का भी सम है यहाँ पर और कॉलम का भी सम है हमारे पास 1600। ऑल फ्रीक्वेंसीज, ऑल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम है। ये जो भी सवाल में गिवन है हमें फ्रीक्वेंसीज, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। इन्हें यूज करके हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने और कहा नल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर एच नोट क्या है, इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल आर इंडिपेंडेंट। जो बात हमें सेंटेंस फॉर्म में सवाल में कही गई थी वही हमने कहा, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। हमें चेक करना है कि हमारी इनकम डिपेंड नहीं कर रही टाइप ऑफ स्कूल पर, इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से। दूसरा H1, इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इनकम जो है वो डिपेंड कर रही है हाई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल भेजने पर। थर्ड हमने यूज किया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, गिवन था वहाँ पर 0.05। स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमने जो है वो इंडिपेंडेंस टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करना है, तो इस स्क्वायर का ये वाला फार्मूला यूज होगा। देखिए वही फार्मूला है जो हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में किया था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर इसकी जो है वो शक्ल चेंज हो गई है। ओ और ई की जगह पर ई के साथ साथ आई और जे भी है। ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, आई रॉ, जे कॉलम। ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आई रॉ, और जे मतलब कॉलम, और डिवाइड बाय ई आई जे मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रॉ और कॉलम। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए ई आई जे मतलब है आर आई मल्टीप्लाई सी जे डिवाइड बाय जी। इस फॉर्मूले को हमें सॉल्व करके ई आई जे कैलकुलेट करना है। ई आई की प्लेस पर हम जो है वो नंबर लगाते रहेंगे, फर्स्ट रॉ है या सेकंड रॉ है, और जे की प्लेस पर कॉलम के नंबर हम लगाते रहेंगे कि फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम है। आर मतलब रॉ का टोटल, जो भी रॉ आप सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल होगा। कॉलम मतलब जो भी कॉलम सेलेक्ट किया उसका टोटल होगा, और जी मतलब ग्रैंड टोटल। फर्स्ट देख लेते हैं हम वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। पहले यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। ऑब्जर्व सवाल में गिवन था हमें, ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, आई रॉ का सम और रो का टोटल, और वन मतलब यहाँ पर कॉलम का टोटल है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम और फर्स्ट वाले रॉ का टोटल जो है वो ऑब्जर्व 494 है। दूसरा सेकंड जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाला रॉ है, सेकंड वाला कॉलम है, तो 162। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम 162। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला जो है वो रॉ है हमारे पास, और सेकंड जो है वो कॉलम है, ये रहा 506। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेकंड रॉ सेकंड कॉलम 438, 438 है हमारे पास। तो यहाँ पर ये
ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसीज गिवन थी हमें, उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको यूज करके हमें कैलकुलेट करना है जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या किया हमने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट वाली रो का टोटल और फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल। फर्स्ट वाली रो का टोटल ये था हमारे पास 1000 और फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल था हमारे पास 656। तो इसको हमने यूज किया, मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 1600 था, उसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। तो ये रेडी हो गया पहले वाले रॉ और पहले वाले कॉलम के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 410। दूसरे के लिए भी यही काम करेंगे। फर्स्ट वाली रॉ, फर्स्ट रॉ 1000, इसका टोटल लेना है, 1000 लिया, मल्टीप्लाई कॉलम सेकंड यूज किया, कॉलम सेकंड हमारे पास क्या है 944, टोटल लेंगे तो 944 ये आ गया, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 1600 ये आ गया। पूरा सॉल्व किया तो 590। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रॉ की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 590। थर्ड के लिए काम कर लेते हैं। अच्छा, अब रॉ को चेंज कर देंगे। पहले देखिए हमने फर्स्ट रॉ के लिए काम किया, फर्स्ट रॉ थी लेकिन कॉलम चेंज किया था, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। अब क्या कर रहे हैं, रॉ को चेंज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रॉ का, सेकंड रॉ का टोटल, सेकंड रॉ ये रही हमारे पास, इसका टोटल है 600 यहाँ पुट किया, मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम का सम 656, इसे यहाँ पुट कर लिया, डिवाइड बाय 1600, ग्रैंड टोटल हमारे पास है, तो आंसर आ गया 246। इसके बाद आगे सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ 600 मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम 944 डिवाइड बाय जो है वो 1600 हमारे पास है ग्रैंड टोटल, तो ये आपका आंसर आ गया 354। यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज रेडी हो गई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम की वैल्यूज रेडी हैं। अब हमें ओ और ई को यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को पुट करना है काई स्क्वायर के फॉर्मूले में। फिर से बात कहूँगी यहाँ पर कि ये वाली फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन थी, इन्हें ऐसे ही यहाँ से कॉपी किया है। O11 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ये रही वैल्यू, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। इस तरह ऑब्जर्व यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लीजिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसके लिहाज से हमने फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को देखकर फॉर्मूले में पुट कर कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं आगे। ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐसी कॉपी की, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की, यहाँ पर कॉपी कर ली उसे भी। इसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया अपना काई स्क्वायर का, ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। 17.2, 11.96, 28.68, 19.93 और इसको इस कॉलम का जब हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा 77.78। अच्छा, ये किया किस तरह है, सॉल्व किस तरह किया हमने, ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी की प्लेस पर 494 रखा, देन फिर माइनस 410, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका लिया हमने स्क्वायर डिवाइड बाय 410, तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 17.2। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए भी काम करेंगे, 506 माइनस 590 का स्क्वायर डिवाइड बाय 590, तो आंसर आ गया 11.96। तमाम वैल्यूज के लिए रेडी कर लेंगे इस वाले कॉलम को और हमारे पास x की आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू 77.78। अब इसे कंपेयर करेंगे हम टेबल वैल्यू से। क्रिटिकल रीजन में गए हम, हमारे पास अल्फा गिवन था 0.05 और यहाँ पर राइट टेल टेस्ट करना होता है हमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किया, दो ही रॉ थी हमारे पास r-1 2-1 और दो ही कॉलम थे c-1 2-1। यहाँ दोनों को माइनस करने पर 1 आएगा, 1 को हमें चेक करना है न्यू में जाकर और अल्फा यूज करना है 0.05, तो हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर की टेबल वैल्यू 3.84। टेबल वैल्यू 3.84 आ रही है, तो हमने कहा कंक्लूजन कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी लाई कर रही है क्रिटिकल रीजन में। जो कैलकुलेट की थी वैल्यू हमने वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेबल वैल्यू, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देंगे इस नोट को। और हमने ये कंक्लूजन दिया अपना कि इनकम जो है वो टाइप ऑफ स्कूल पर डिपेंड कर रही है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।